हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2009 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रॉक में एक्सप्लोजन होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब 2 पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं। पार्ट्स की इंफॉर्मेशन दी है, दीज टू आर 1 kg फर्स्ट पार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 2 kg सेकेंड पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट जो है उसका वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, हमसे उसका मास पूछा है। 2009 में एनएलएम से हमारे 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल न्यूटन सेकेंड लॉ फार्मूला बेस्ड थे। होने को ये क्वेश्चन भी न्यूटन सेकेंड लॉ पर ही बेस्ड है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है और जो डेप्थ है न्यूटन सेकेंड लॉ की, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया, हमने माना कि रॉक का जो इनिशियल मास था वो दिया नहीं है, फिर भी उसको कैपिटल एम मान लिया। अब उसके 2 टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों की इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, एक 1 kg एक 2 kg, एक का वेलोसिटी 12 दूसरे का वेलोसिटी 8, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर गए थे। हमने यहाँ डायग्राम में दिखा दिया। 90 डिग्री आते ही हमें ये क्लिक किया कि हमें यहाँ पे एक्स वाई की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमें कहाँ मिलता है, हमारे एक्स वाई के फॉर्मेट में मिलता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या होगा, हम जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट लगाएंगे कि इन एन एक्सप्लोजन, जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वो ज़ीरो होता है। समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होता है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कि बॉडी जो होती है उसका जो मोमेंटम है वो चेंज किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले लिया है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सप्लोजन में ज़ीरो है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो होगा। इट इम्प्लाइज के चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब यहाँ सिस्टम की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पहले एक रॉक है, फिर उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, यानी पहले आपके सिस्टम में एक ही पार्टिकल था, बाद में 3 पार्टिकल हो गए। तो आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, ज़ीरो। यानी आपके सिस्टम का मोमेंटम जितना पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। पहले आपकी रॉक का मास था m, वेलोसिटी थी 0 क्योंकि वो रेस्ट में था। बाद में उसके 3 टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा मान लेते हैं 2 kg का, कितनी वेलोसिटी से गया, 8। जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया है उसको अलोंग एक्स एक्सिस मानेंगे तो 8 आई कैप। दूसरा टुकड़ा 1 kg का, वो गया कितने से, 12। कौन सी डायरेक्शन में, वाई में, इसे लिखेंगे 12 जे कैप। तीसरे टुकड़े के लिए क्या करेंगे, तीसरे टुकड़े का मास हमें दिया है क्या, नहीं, हमें वही निकालना है, तो m3 मान लेते हैं और वेलोसिटी v3 मान लेते हैं। अब आप कहोगे वेलोसिटी तो हमें दी हुई है, वो आपको मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर नहीं दिया है। डायरेक्शन पता है क्या आपको, नहीं पता, तो फिर क्या करोगे, v3 वेक्टर लिखो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 0, इधर आया -16 आए, सॉरी +16 आए, +12 जे कैप, प्लस m3 v3 वेक्टर। तो यहां से अब ये स्टेप जो है इस क्वेश्चन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। m3 v3 वेक्टर इज इक्वल टू -16i -12j। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इधर m3 v3 का मैग्नीट्यूड और इधर 16i और 12j का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आएगा, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आधे लोग क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं कि अरे v3 वेक्टर तो हमें दिया नहीं है, 8 रख देते हैं सीधा। इधर 8 रख दोगे और इधर कंपोनेंट फॉर्म लेके चलोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसे वेक्टर में दिखाना है, फिर ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होगा। दिखाना किसी को नहीं है, खुद को ही दिखाना है, लेकिन खुद को देखकर तो समझ में आए कि आगे करना क्या है। तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 20, क्योंकि ये 400 आएगा। तो यहां से m3 का वैल्यू अब लिखो कितना होगा,
तो ये होगा 20/V3। V3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4। तो यहाँ रखो 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आया आपका? 5 kg। ये आपका आंसर मास का। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान सवाल था, हम नहीं कर पाए, बताओ। तो बेटा आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सॉल्व किया है। जब आप खुद से करते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक एब्सेंट होता है, केवल लिरिक्स होते हैं। मतलब ये है कि आप जब खुद से सॉल्व करते हो तो ये जो सारे चीज़ें मैं बैकग्राउंड में सॉल्व करता गया ना, वो आप नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप अटकते हो। और ये अटकना जारी रहेगा अगर आपको सोल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनी रहेगी। तो यहाँ बहुत कुछ है जो मैंने बैकग्राउंड में सॉल्व किया है और उसको करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। आपको अगर वो सीखना है, समझना है, हर बार सोल्यूशन देख के क्वेश्चन करना नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है? हिंट वीडियोस देखो, समझो। मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हिंट वीडियोस डालता हूँ ताकि आप हिंट से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो और प्रोसेस समझो और आगे प्रिडिक्ट करने लग जाओ कि मैं क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करूँगा। आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप भी खुद से क्वेश्चन करने लगोगे। जो लोग क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन चाहते हैं वो मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, पर मुझे लगता है कोई पढ़ता है नहीं। आई होप यू विल अंडरस्टूड द सोल्यूशन नाउ। थैंक यू।